हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो चेक बाउंस से संबंधित है। जहां पर एक व्यक्ति ने दो व्यक्तियों को चेक दिए, तीन अलग अलग चेक दिए और उन दोनों व्यक्तियों ने इकट्ठी एक कंप्लेंट डाल दी, यानी कि जो 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की यहाँ फाइल कर दी। तो क्या दोस्तों ये ज्वाइंट कंप्लेंट मेंटेनेबल है या नहीं है? तो इस संबंध में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों क्या केस के फैक्ट्स हैं और क्या इसमें जजमेंट आया है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में अब बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त आप मिलते रहे। इसका नंबर है CRM नंबर 205/2020 की है। केस का टाइटल है मंजूर अहमद सोफी वर्सेस जमील अहमद भट्ट और कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय धर का, अब जिन्होंने हाल ही में ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों इसमें जो रेस्पोंडेंट्स थे, यानी कि जिनको चेक दिए गए थे, दो व्यक्तियों को तीन अलग अलग चेक दिए गए थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने एक ज्वाइंट कंप्लेंट डाल दी, यानी कि अलग अलग केस फाइल करने के बजाय उन्होंने तीनों चेक्स के जो केस है वो एक ही कंप्लेंट में शामिल करके मजिस्ट्रेट के यहाँ पर सबमिट कर दी। और इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो 17 लाख रुपए का था, जिसमें जो पिटिशनर हैं, यानी कि जिन्होंने चेक दिए थे, उन्होंने तीन चेक इशू किए, जिनमें से दो चेक 6 लाख का और 5 लाख का एक व्यक्ति को दिया, रेस्पोंडेंट नंबर 1 को, और एक चेक 6 लाख रुपए का रेस्पोंडेंट नंबर 2 को दिया। तो चेक्स गोट बाउंस्ड ड्यू टू इनसफिशेंट फंड्स, ये तीनों चेक इनसफिशेंट फंड्स की वजह से बाउंस हो गए। एंड इन दिस रिगार्ड ए ज्वाइंट मेमो ऑफ डिसऑनर वाज इशूड बाय द बैंक, और बैंक ने एक ज्वाइंट मेमो डिसऑनर का होता है जो एंडोर्समेंट के तौर पर वापस आता है, वो इकट्ठा जो है तीनों चेक्स का एक मेमो बनाकर भेज दिया। रेस्पोंडेंट ने एक ज्वाइंट लीगल नोटिस दिया पेटिशनर को कि वो उनके चेक्स बाउंस हो गए हैं और वो ये पेमेंट करें। और इसमें जो पेटिशनर का ग्राउंड था वो ये था, जो हाई कोर्ट में पहुंचे, कि ए ज्वाइंट कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ 2 और मोर पर्सन्स इज नॉट मेंटेनेबल, कि ज्वाइंट कंप्लेंट दो व्यक्तियों द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मेंटेनेबल नहीं है, बिकॉज द सेम इज नॉट कंटेम्पलेटेड आइदर अंडर द प्रोविजंस ऑफ CRPC और अंडर द प्रोविजंस ऑफ NIA एक्ट की। ये ज्वाइंट कंप्लेंट ना तो CRPC की किसी प्रोविज़न के तहत ये दी गई है और ना जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके तहत इसका कोई प्रोविज़न है। तो ज्वाइंट कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है कोर्ट में। तो इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करता हूं कि एक ज्वाइंट कंप्लेंट अंडर CRPC और NIA एक्ट इज़ नॉट मेंटेनेबल, कि CRPC और NIA एक्ट के तहत ज्वाइंट कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जितने चेक्स होते हैं उन चेक की अलग अलग कंप्लेंट डलती है, अलग अलग केस के टाइटल बनते हैं उसके। और दूसरी ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि इट इज़ करेक्ट दैट इन द इंस्टेंट केस देयर इज ए ज्वाइंट मेमो ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक्स, की बैंक ने ज्वाइंट मेमो भेजा डिसऑनर का, विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इम्प्यून्ड कंप्लेंट, जो कंप्लेंट में दिया गया है। देयर इज ऑल्सो ज्वाइंट नोटिस, और जो लीगल नोटिस भेजा वो भी ज्वाइंट तौर पे भेजा रेस्पोंडेंट्स ने, बट दैट डज नॉट आल्टर द पोजीशन ऑफ लॉ, लेकिन इससे जो लॉ की जो पोजीशन है वो नहीं बदली जाती। विच इज़ दैट
देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ जॉइंट कंप्लेंट, क्योंकि जॉइंट कंप्लेंट फाइल करने का कोई भी कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है एनविसेस्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। ना तो सेक्शन 200 सीआरपीसी में इसका कोई प्रावधान किया गया है और ना ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है ये मैंडेट दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि द कॉज ऑफ एक्शन फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट इज ए प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 130 ऑफ द एनआईए एक्ट। जो कॉज ऑफ एक्शन है कंप्लेंट फाइल करने का, वो अंडर सेक्शन 138 के तहत प्रोसिक्यूशन किया जाता है। नॉट ओनली इंक्लूड्स, यानी कि 138 में ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि द फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ चेक्स, कि जो चेक्स का जो डिसऑनर हुआ है उनका कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स इशुएंस ऑफ चेक्स की, अलग अलग समय पर चेक इशू किए गए हैं और अलग अलग रिस्पोंडेंट्स को दिए गए हैं और वो प्रेजेंट भी अलग अलग समय पर किए गए हैं। तो इसलिए इनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो भी अलग अलग ही माना जाएगा। और इन दिस केस चेक्स हैव बीन इशूड बाय द पिटिशनर इन फेवर ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स, और 2 अलग अलग लोगों को चेक दिए गए। हैंस ईच ऑफ द 2 persons हैड ए सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन। इसलिए दोनों व्यक्तियों के जिनको चेक दिए गए उनका कॉज ऑफ एक्शन भी अलग अलग होगा अगेंस्ट द पिटिशनर के खिलाफ, दैट अरोज इन देयर फेवर, जो उनकी फेवर में अराइज हुआ अपॉन डिसऑनर ऑफ दिस चेक्स, जब ये चेक्स डिसऑनर हो गए, एंड फेलियर ऑफ द पिटिशनर टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, और लीगल नोटिस मिलने के बाद जब पिटिशनर ने कोई पेमेंट नहीं की तो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अब बनेंगे। डिस्पाइट सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस, ए ज्वाइंट कंप्लेंट अगेंस्ट द पिटिशनर इज नॉट मेंटेनेबल। इसलिए एक ज्वाइंट कंप्लेंट पिटिशनर के खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है। एंड व्हाट शुड बी द कॉज ऑफ व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू रेस्पोंडेंट्स, और अब रेस्पोंडेंट्स को क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, क्या उनके पास रेमेडी अवेलेबल है। तो माननीय कोर्ट ने कहा है कि मियरली बिकॉज ज्वाइंट कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड, इस बिना पर कि एक ज्वाइंट कंप्लेंट फाइल की गई है, पिटिशनर कैन नॉट गो स्कॉट फ्री। तो पिटिशनर को जो है ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट ने कि वो जो चेक्स हैं, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 के जो चेक्स हैं, 2 चेक, उनकी कंप्लेंट के साथ प्रोसीड करे, और रेस्पोंडेंट नंबर 2 एक दूसरी कंप्लेंट कोर्ट में चेक बाउंस की फाइल कर सकते हैं, या दूसरी भी कोई अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी जो लॉ में प्रोविज़न है जिसका, उसके तहत वो कोर्ट में एक फ्रेश केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर साफ है कि चाहे 2 व्यक्तियों को दिए गए हों चेक, या 3 को या 4 को, लेकिन वो अपने अपने केस अलग अलग फाइल करेंगे। भले ही उनमें जो पिटिशनर है वो एक है, यानी कि चेक देने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन सबके अलग अलग केस फाइल किए जाएंगे, एक केस फाइल नहीं किया जाएगा, ज्वाइंट कंप्लेंट फाइल नहीं की जाएगी, चाहे लीगल नोटिस भी ज्वाइंटली दिया गया हो, या बैंक ने जो एंडोर्समेंट भेजा है वो भी ज्वाइंटली भेजा हो, तब भी जो मेंटेनेबल होगी कंप्लेंट वो सेपरेट होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।